वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एनएम क्लास जो चल रहा है 2024। ठीक है, इसका वीडियो 3 है। ठीक है, इस क्लास को लेकर यूपी ट्रिपल एससी एनएम क्लास को लेकर ये वीडियो नंबर 3 है। और ये जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाहरी रूप एवं योजना, समुदाय में बीमारियों की देखभाल, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण। ठीक है, ये दोनों जो टॉपिक चल रहे हैं इसका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। आपके सिलेबस में जो नोटिफिकेशन आया है, जो एनएम की 5272 भर्ती निकल के आई है, आपके सिलेबस में ये दे रखा है दूसरे नंबर पे। ठीक है, जाएंगे तो वहाँ पे पहले नंबर पे स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, दूसरे नंबर पे ये रहेगा, और ये आपका 18वें नंबर 18वें या 28वें नंबर पे ये चीज़ है। तो ये आपके सभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट से है। ठीक है, जो आपके एकेडमी में बुक सब्जेक्ट चलता था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसी में ये सारा आपका चैप्टर दिया है। ठीक है, कि हम टॉपिक वाइज थियरी प्लस एमसीक्यू कर रहे हैं, उसके साथ साथ जब कंप्लीट हो जाता है क्लास, हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी एनएम का अभी जो 92-12 भर्ती आई थी, उसको प्रश्न को उठाते हैं और बताते हैं कि देखिए भैया, ये वाले टॉपिक से ये प्रश्न बना था और आपने आसानी से बना लिया। बीटीएससी बिहार एनएम में जो अभी 2023 में पेपर हुआ था, उसको हम दिखाते हैं कि देखिए ये वाले टॉपिक से ये प्रश्न आया था और आपने बना लिया। पढ़ने के बाद, वीडियो को पढ़ने के बाद आराम से बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद और भी जो भर्तियां, जैसे एनएचएम 17,000 में जो पेपर हुआ था, उसका पेपर आपको सवाल ही करवा देते हैं। तो हम सब कुछ एक साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे की वीडियो होती है, 50 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हर एक वीडियो में 3 से 4 नंबर फिक्स हो जाते हैं आपके। ठीक है, कोई सा भी वीडियो आप मिस करते हैं तो आपके 3 से 4 नंबर के नुकसान हो जाने वाले हैं। और ये 2000 वाली जो इतना जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, 2000 रुपये आप फीस दे के पढ़ेंगे तब भी आपको ये चीज़ नहीं बताई जाएगी। यहाँ पे फ्री में बताई जा रही है, तो उसकी वैल्यू आपको नहीं समझ में आ रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ, कॉपी पेन लेके नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते जाएं। ये बुक में भी नहीं मिलेगा। बुक में भी आप उठा लेंगे, कोई सा भी एकेडमी का बुक उठा लीजिए, अपने कोई सा भी बुक उठा लीजिए, रामायण की तरह लिख दिया जाएगा। समझ ही नहीं पाएंगे, उसकी भाषा ही नहीं समझ में आएगी आपको कि भाषा क्या लिखा गया है। और ना ही टीचर कोई बेहतरीन इतने ढंग से आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ाता होगा। सब वही रटाते हैं एमसीक्यू, या फिर जैसे ये दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ दे रखा है आपके सिलेबस में, ये चीज़ दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसी को उठा लेंगे, इसी से संबंधित थियरी बना लेंगे, इसी से संबंधित आपको 100-150 एमसीक्यू करवा देंगे। लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, वो एक्चुअल में नहीं पता है। जब आप पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे अभी बहुत सी नीतियाँ में, जैसे आपका कतार सिंह समिति हुआ, ये सभी समितियाँ जो हैं वो पूछा जाता है, इसके अंदर वो चीज़ें हैं। और वो चीज़ें ना बता के आपको ऊपर ऊपर बता दिया जाता है कि स्वास्थ्य समस्या मतलब कोई बीमारी है, कोई ये चीज़ है, तो आपको समस्या है, उसका सुधार करना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए, उसका ये प्रोटीन की कमी है, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। बारी बारी चीज़ें मैंने देखा है। सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे जो क्लास दी जाती हैं, सबसे ज़्यादा आपके मिडवाइफरी के क्लास ही दिया जाता है। जबकि सभी जो 38 टॉपिक दिए हैं, सभी अपने आप में महत्वपूर्ण, सभी से 3 से 4 नंबर पूछे जाते हैं। लेकिन हमने देखा है यूट्यूब पे या फिर आप पेड के क्लास में, हमने देखा है मिडवाइफरी और डिजीज़ वाला जो है टॉपिक, उसी से ज़्यादा प्रश्न करवाते हैं आपको। लेकिन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का हमने देखा है बहुत लोगों ने नहीं पढ़ाया है भैया। देखा है कौन कितना पढ़ाया है, पेड वाले क्लास में भी देखा है कौन कितना पढ़ाया है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यही तो है जो आपको सिखाता है कि ड्यूटी कैसे करनी होती है। यही तो है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ही तो बताता है आपको अपने सीएससी पीएससी पे किस तरीके से काम करना होता है। सारा रूल बेसिक, मेन एनएम का बेसिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। अगर आपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नहीं सीखा तो आपने एनएम का कोर्स नहीं सीखा है, समझ लीजिए।
फिलहाल वो बात की बात है, फ्री में हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, देखेंगे 4-6 वीडियो और बना के देखेंगे। रिस्पांस अच्छा रहता है तो भैया कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ हम भी बंद कर देंगे। जिसको पढ़ना होगा पैसा देगा अपना, पेड पे हम उसको पीडीएफ दे देंगे भैया, कंटेंट तैयार करके पीडीएफ दे देंगे, यूट्यूब पे वीडियो ही नहीं डालेंगे। जैसे और लोग जुड़ गए हैं ज़बरदस्ती, देखिए और लोगों, मैं ज़बरदस्ती किसी को बोल भी नहीं सकता हूँ कि नहीं आप पढ़िए पढ़िए ही पढ़िए, मेरे से ही पढ़िए, ये चीज़ तो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। पढ़ना चाहता है उसको बोल देंगे यार, ग्रुप ऑलरेडी बना दिए हैं, 4-6 लोगों का ग्रुप भी है, वो लोग पैसे दिए हैं, उनको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देते हैं। ये वीडियो तो देखते ही देखते हैं, पीडीएफ भी दे देते हैं, पीडीएफ से अच्छे तरीके से, और प्लस टेस्ट भी हर हफ्ते में टेस्ट भी ले लेते हैं उनका। अभी संडे आने वाला है, जो लोग पैसे दिए हैं 200 रुपये, ज़्यादा नहीं, 200 रुपये महीने का है पीडीएफ और टेस्ट। एक महीने में 4 पीडीएफ मिलेगा उनको, ठीक है, 4 टेस्ट का पीडीएफ मिलेगा। और पीडीएफ जो टेस्ट रहता है अपने आप में इम्पॉर्टेंट रहता है, और लोगों की तरह नर्सरी के एमसीक्यू नहीं दिए जाते हैं, या प्राइमरी के, जैसे प्राइमरी के बच्चे, नर्सरी के बच्चे नहीं, क्लास 5 तक आपको एमसीक्यू रटवाते रहते हैं, वैसे पीडीएफ नहीं रहता है। अपने आप में आपके पेपर, मुझे पता है कि कौन सी कंपनी लेने वाली है पेपर, उसके हिसाब से पेपर को सेट किया जाता है। देखिए क्वेश्चन का लेवल नहीं मैटर रखता है, ऑप्शन किस तरीके से आप सेट किए हैं वो मैटर रखता है। तो देखिए हम आज के पहले स्लाइड में जो दिखाई दे रहा है आपको, स्वास्थ्य समस्याएं एवं नीतियां, ठीक है, स्वास्थ्य समस्याएं एवं नीतियां, कॉपी में लिखना है, हेडिंग डालना है, स्वास्थ्य समस्याएं एवं नीतियां। भारत की स्वास्थ्य समस्याएं कई श्रेणियों में विभाजित की जा सकती हैं। ये जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं इसको कई कैटेगरी में विभाजित किया जा सकता है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने विभिन्न स्वास्थ्य नीतियों और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि पहला, संक्रामक रोग समस्या, ठीक है, असंक्रामक रोग समस्या। अब देखिए आपका ये डिजीज़ वाला भी कंप्लीट होता जा रहा है, आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ये डिजीज़ वाला भी आ गया, डिजीज़ वाला भी यहाँ पे कुछ कवर हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं कुछ कवर हो जाएंगे, ठीक है। पोषण संबंधी समस्याएं तीसरा हो गया, चौथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, और पांचवा यहाँ पे चिकित्सा सुविधा समस्याएं, छठा हो गया जनसंख्या समस्याएं। तो ये सभी स्वास्थ्य समस्याओं को कैटेगरी में बांट दिया गया है भैया, 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी में, ठीक है। अब एक एक करके हम अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे पहले संक्रामक रोग के बारे में पढ़ेंगे, संक्रामक रोग समस्याएं क्या हैं उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का मुख्य कारण क्या है? कमजोर सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर, गरीबी, निरक्षरता और जागरूकता का अभाव। इसके अतिरिक्त पर्यावरण, जीवन शैली, स्वास्थ्य सेवाएं और औद्योगिक विकास जैसी अन्य कारक भी रोगों की उत्पत्ति पर प्रभाव डालते हैं। कहने का मतलब है कि भारत में जो स्वास्थ्य समस्याएं का प्रमुख कारण है, मुख्य कारण है भैया, वो कमजोर सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर, ठीक है। और दूसरा क्या है? गरीबी और जो निरक्षरता और जागरूकता का अभाव, जागरूक भी नहीं है लोग स्वास्थ्य के प्रति, ठीक है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण, जीवन शैली, पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, आपकी जीवन शैली भी डिपेंड करता है। और स्वास्थ्य सेवाएं तो है ही भैया, आपके पास अगर फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा स्वास्थ्य के प्रति, ठीक है। और औद्योगिक विकास जैसे अन्य कारक भी रोगों की उत्पत्ति पर प्रभाव डालते हैं। जो इंडस्ट्री इतनी खुल गई हैं, इतनी फैक्ट्रियां खुल गई हैं, वो भी हमारे हेल्थ पे प्रभाव डालते हैं, ठीक है। अब देखिए भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं, पहले हम देखेंगे क्या, संक्रामक रोग समस्याएं, जो अभी हम आपको दिखाए थे यहाँ पे ना, पहले सारांश ही दिखा दिए थे यहाँ पे, इस वाले स्लाइड में देखे थे ना। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें से ये 6 कैटेगरी में बांट दिए हैं। तो पहला यहाँ पे संक्रामक रोग समस्या है, तो वही पहले संक्रामक रोग समस्या देखेंगे, ठीक है। संक्रामक रोग समस्या, संक्रामक रोग भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। इन रोगों की उपस्थिति से जीवन प्रत्याशा घटती है और मृत्यु दर बढ़ती है, ठीक है।
डेथ रेट बढ़ती है और रोगों की उपस्थिति से जीवन प्रत्याशा घटती है। क्लियर। अब देखिए मुख्य संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं भैया। जैसे मलेरिया हो गया, पूछा जाता है पेपर में बनता है, बताइए इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है। ऑप्शन दे देगा, मलेरिया दे देगा, फाइलेरिया दे देगा, फिर एक दे देगा टीबी दे देगा, फिर चौथा ऑप्शन दे देगा उपयुक्त में से सभी, इनमें से सभी। तो आपको इनमें से सभी करना होगा। तो ये ध्यान देना होगा कौन सा संक्रामक रोग है, कौन सा असंक्रामक रोग है। ठीक है, तो मलेरिया, फाइलेरिया, क्षय रोग जिसको आप टीबी बोलते हैं, ठीक है, अतिसार जिसको बोलते हैं डेंगू, यौन संचारित रोग और एड्स, ये सभी संक्रामक रोग हैं। ठीक है, अब हम डिटेल में जब आपका डिजीज़ वाला आएगा वहाँ पे देखेंगे संक्रामक रोग की परिभाषा किस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं संक्रामक रोग को, वो हम डिजीज़ वाले में देखेंगे। यहाँ पे बस हमको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ये सारा चीज़ समुदाय से संबंधित रहता है। ठीक है, रोगों से बारे में कम, समुदाय से ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। अब देखिए मलेरिया, अब एक एक करके हम यहाँ पे जो दिया है मलेरिया, यहाँ पे आपको दिया है ना मुख्य संक्रामक रोग मलेरिया, फाइलेरिया और ये टीबी, अतिसार। अभी इन सब का एक एक करके हम पढ़ते हैं। मलेरिया क्या है, किस वजह से होता है। ठीक है, तो पहले आपको मलेरिया दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मलेरिया। अब देखिए 1950 तक मलेरिया भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं में से एक थी। 1956 में जो सन दिया इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 1956 में शुरू किए गए राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन कार्यक्रम ने इस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया। ठीक है, 1956 में जो शुरू किया गया था मलेरिया नियंत्रण उन्मूलन कार्यक्रम ने, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहा। इसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रभावित किया और इसको कंट्रोल किया। ठीक है, मलेरिया को यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हद तक नियंत्रण पाया। 2006 में मलेरिया के रोगियों की संख्या 1.67। अब देखिए आपके अगर एग्ज़ाम में बन जाता है प्रश्न 2006 में मलेरिया के रोगों की संख्या कितनी थी, तो ऑप्शन आएगा 3 मिलियन, 2 मिलियन, या फिर 1.7 ना देकर 1.9 दे देगा, या फिर 1.8 दे देगा। ठीक है, 1.80 दे देगा। ऐसे करके आ जाएगा तो आपको टिक करना है। ठीक है, वही जो कम रहेगा उनमें से जो सबसे कम ऑप्शन रहेगा। ऐसे ही क्लोज ऑप्शन नहीं आते हैं। ठीक है, ऐसे आते हैं 1.80 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, ऐसे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 1.67 ही रहे तभी आप करके आओगे, नहीं, एक अप्रॉक्स में ये चीज़ें हैं। ठीक है, क्षय रोग, टीबी। अब टीबी के बारे में, क्षय रोग भारत का मुख्य संक्रामक रोग है। प्रति 1000 जनसंख्या में 4 लोग इससे पीड़ित हैं। ठीक है, 1970 में अब ज़्यादा हो गए। करंट की चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, करंट की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, जो आपने पढ़ा है बुक में, जो पढ़ा है वही चीज़ें बता रहे हैं जो आपके पेपर में आते हैं। जो आपके पेपर में आते हैं वही चीज़ बता रहा हूँ। करंट की चीज़ें कुछ भी डेटा हो सकता है। ठीक है, 1970 में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रति 1 लाख, ठीक है, प्रति 1 लाख पर 80 मृत्यु दर घटक 1993 में 53 मृत्यु दर पर आ गई थी। ठीक है, कितना आ गई थी भैया, 1970 में कितना था, प्रति 1 लाख जनसंख्या पे 80 मृत्यु दर था। फिर 1993 में इन्होंने कंट्रोल किया, 53 ला दिया। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे मलेरिया के बारे में देख लिया, मलेरिया टीबी के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखने वाले अतिसार रोग। ठीक है, अतिसार जानते ही हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। क्या भैया, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मृत्यु का एक प्रमुख कारण है कौन, अतिसार। ठीक है, अतिसार अस्वास्थ्यकर वातावरण और जल जनित रोग इसके प्रसार के प्रमुख कारण हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष लगभग 6.27 लाख बच्चों की मृत्यु अतिसार के कारण होती है। ये करंट डाटा नहीं है, ये 2024 का डाटा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, त्रिश्वसन संक्रमण जो आपके पेपर में आते हैं, आपके पुराने जो संशोधन बुक होती हैं, देखिए जो सरकारी बुकें चलती हैं, जैसे मॉड्यूल हुआ मीनाक्षी मेसी, देखिए मॉड्यूल ही चलता है मैक्सिमम, और मॉड्यूल से ही प्रश्न बनते हैं। पिछले वाले भर्ती में जो आपके यूपी ट्रिपल का आया था 92-12, ठीक है, मॉड्यूल से ही डायरेक्ट प्रश्न बना था।
तो ये सभी डेटा आपके मॉड्यूल बुक में दिया है, ठीक है, वहाँ पे दिया है, आप वहाँ पे देख भी सकते हैं। त्रिश्वसन संक्रमण, अब इसके बारे में देख लेते हैं। 5वें नंबर पर क्या है? त्रिश्वसन संक्रमण। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का एक बड़ा कारण त्रिश्वसन संक्रमण है, ठीक है। अब देखिए 6ठे नंबर पे कुष्ठ रोग के बारे में भी देख लेते हैं। डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें जानना चाहिए वही चीज़ें हम बता रहे हैं। बाकी डिटेल में जब हम जाएंगे डिजीज़ वाले में, ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे। भारत में कुष्ठ रोग का व्यापक प्रसार 2006 से 2007 की गणना के अनुसार भारत में अब ये 2006 से 2007 में प्रश्न बना है, ठीक है, पेपर में बना है, तब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 2006 से 2007 की गणना के अनुसार भारत में प्रति 10,000 जनसंख्या में 0.74 कुष्ठ रोगी पाए गए थे, ठीक है। देश के सभी जिलों में निःशुल्क मल्टी ड्रग थेरेपी, या ध्यान देना है क्या इन्होंने बोला है, देश के सभी जिलों में निःशुल्क मल्टी ड्रग थेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है, इसको नियंत्रण करने के लिए। अब देखिए प्रश्न हम बना लेते हैं, जो अभी आपने पढ़ा है प्रश्न यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। 2006 में भारत में मलेरिया रोगियों की संख्या कितनी थी बताना है, अभी आपने पढ़ा है थियरी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1.67 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे स्पष्टीकरण भी दिया है, आप पढ़ सकते हैं। व्याख्या 2006 में मलेरिया रोगों की संख्या 1.67 मिलियन थी, जो दर्शाता है कि मलेरिया भी भारत की एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, ठीक है। ये 2006 की बात है। देखिए प्रश्न नंबर 2 बताना है, इसका उत्तर बताना है क्या? भारत में क्षय रोग के मतलब टीबी रोग के प्रति 1000 जनसंख्या में कितने लोग प्रभावित होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 4। यहाँ पे व्याख्या दिया है, पढ़ सकते हैं। व्याख्या पढ़ेंगे नहीं, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखना है कि किस वर्ष में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रति 1 लाख पर मृत्यु दर 53 हो गई थी, ठीक है, बताइए। अभी आपने थियरी पढ़ा होगा तो आसानी से बना लेंगे। तो 1993 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्पष्टीकरण भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे व्याख्या दिया है, यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं नीचे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताना है, भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा रोग है? ऑप्शन दे रखा है मलेरिया, बी अतिसार, सी क्षय रोग, डी कुष्ठ रोग। अभी आपने थियरी पढ़ा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी अतिसार, ठीक है। थियरी आप देख सकते हैं, यहाँ पे व्याख्या भी दिया है, व्याख्या पढ़ सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट बताना है क्या? कुष्ठ रोग के इलाज के लिए देश के सभी जिलों में कौन सी सेवा उपलब्ध है? आयुर्वेदिक चिकित्सा या मल्टी ड्रग थेरेपी? अभी थियरी में हमने आपको बताया था मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे दिया है, व्याख्या भी देख सकते हैं। ये आगे हम देखेंगे स्वास्थ्य समस्या एवं नीतियाँ के बारे में। देखिए भारत की स्वास्थ्य समस्या विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया, ये हमने बता ही दिया है कि विभाजित की जा सकती हैं, जो न केवल स्वास्थ्य के स्तर को प्रभावित करती हैं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी गहरा असर डालती हैं। इसे परिप्रेक्ष्य में मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं में पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वो कौन सा 3 प्रकार है? चलिए आइए उसका पता करते हैं। देखिए पहला संक्रामक, ये चीज़ें हमने आपको बताया है, संक्रामक फाइलेरिया वगैरह, अभी चीज़ें अब यहाँ पे देख लेंगे डिटेल में। पहला हो गया यहाँ पे संक्रामक रोग समस्या, जिसमें आपका फाइलेरिया आ गया, ठीक है। फाइलेरिया एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है जो भारत के कई हिस्सों में फैली हुई है। इसे नियंत्रित करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप शॉर्टकट में MDAC बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ध्यान देना है, पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। फुल फॉर्म आपको ध्यान देना है, MADAC का फुल फॉर्म
आपको ध्यान में रखना है। कार्यक्रम चलाया गया है। अब ये भी पूछ लेता है कि बताइए फाइलेरिया कौन ये MDAC किस संक्रामक रोग के लिए चलाया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है फाइलेरिया के लिए। ठीक है, जिसके तहत भारत के 243 जिलों में दवाओं का वितरण किया गया है। यह एक कृत्रिम संक्रमण है जो मुख्य रूप से मच्छरों के माध्यम से फैलता है और इससे अंगों में सूजन हो जाती है। पैर आपने देखा होगा, ठीक है, फाइलेरिया में अंगों में, पैर में भी सूजन आ जाता है, हाथ में भी सूजन आ जाता है, चेहरे पे भी आ जाता है। ठीक है, अंगों में सूजन आ जाता है। ठीक है, फाइलेरिया की वजह से। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हैजा एक पुरानी संक्रामक बीमारी है जो विशेष रूप से गंदगी और अस्वच्छ जल, ठीक है, अस्वच्छ जल के माध्यम से फैलती है। हाल के वर्षों में भारत में इसके मामलों में और मृत्यु दर में कमी आई है। हालांकि यह समस्या अभी भी मौजूद है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां स्वच्छता का अभाव है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश का कानपुर। उत्तर प्रदेश का कानपुर जो है, ठीक है, वो गंदा माना जाता है। उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला गंदा माना जाता है। और देखिए, राज्य की बात करें सबसे स्वच्छ, जैसे भोपाल में इंदौर है, ये सबसे स्वच्छ है। नेक्स्ट हम देखते हैं एड्स। HIV संक्रमण सबसे पहले 1980 के दशक में, ठीक है, 1980 के दशक में भारत में रिपोर्ट किया गया था। 2007 में अनुमानित 2.4 मिलियन लोग HIV पॉजिटिव थे। 2007 की बात है, करेंट का डाटा नहीं है। यह मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त और सुई साझा करने के माध्यम से फैलता है। अब डिजीज़ वाला आएगा तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अन्य बीमारियां जैसे काला आजार, जापानी एन्सेफलाइटिस जैसी अन्य संक्रामक बीमारियां भी स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड असंक्रामक। यहाँ पे हमने 3 चीज़ों को 3 कैटेगरी में बांटा था ना भैया, 3 कैटेगरी में। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 कैटेगरी में बांट दिए हैं। यहाँ पे निम्नलिखित 3 प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनमें से आपका पहला ये था संक्रामक रोग समस्या। ठीक है, अब दूसरा क्या है, असंक्रामक रोग समस्या। असंक्रामक रोग समस्या, असंक्रामक रोग समस्या भारत में 53% मृत्यु असंक्रामक बीमारियों के कारण होती है। करेंट का डाटा नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, और ना ही आपके पेपर में आएगा। ठीक है, कि बताइए कितने अभी करंट में असंक्रामक रोग से मृत्यु हो रही है। बीमारियों के कारण होती है आर्थिक और सामाजिक विकास, तकनीक ज्ञान में वृद्धि और सूचना क्रांति के कारण असंक्रामक रोगों में वृद्धि हुई है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं इसके? पहला, धूम्रपान और तंबाकू का सेवन, ये असंक्रामक का ही प्रकार है। ठीक है, या असंक्रामक का ही कारण है। गुटखा और पान मसाला का सेवन, जीवन शैली में बदलाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी, प्रदूषण और अधिक वसायुक्त आहार, ये सबसे ज़्यादा परेशान किया है इस समय कि ये वाला चीज़, प्रदूषण और अधिक वसायुक्त आहार, ये सबसे ज़्यादा परेशान किया हुआ है। बहुत लोग इस समय फैटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, चाउमीन, बर्गर, समोसा। प्रमुख असंक्रामक रोग में निम्नलिखित शामिल हैं। कौन कौन सा शामिल है भैया? मधुमेह, कैंसर, हृदय संबंधी समस्या, मूर्धा रोग, ठीक है, उच्च रक्तचाप, ये सभी असंक्रामक रोगों में शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए पोषण संबंधी समस्याएं। तीसरा, हमने 2 चीज़ें देख लिया, एक संक्रामक, एक असंक्रामक। अब तीसरा यहाँ पे पोषण से संबंधित समस्या। भारत में 3 कैटेगरी में बांटा था ना, तो पहला हो गया संक्रामक, दूसरा असंक्रामक, और ये तीसरा पोषण संबंधी समस्या। भारत में कुपोषण एक गंभीर समस्या है, विशेषकर 3 साल से कम उम्र के बच्चों में। यह मुख्य रूप से अपर्याप्त आहार के कारण होता है। किसके कारण भैया? अपर्याप्त आहार के कारण होता है। पोषण समस्याओं में निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या शामिल है भैया? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, इसमें क्वाशियोरकर और सूखा रोग जैसी स्थितियां शामिल है। बनता है प्रश्न यहीं से बनता है, बताइए प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताना है या तो सूखा रोग या तो फिर
कर, ठीक है, क्वाश्योर कर, जो प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण होती है। अब देखिए घेंगा या ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होती है, जिसमें 17 करोड़ लोग प्रभावित हैं। करंट का डेटा नहीं है भैया, अभी तो जो भी होगा होगा, लेकिन आपके बुक में जो रखा है वही पूछेगा। आएगा तो ऑप्शन में देगा 17 करोड़, 12 करोड़, 10 करोड़ ऐसे आएगा ऑप्शन। तो 17 करोड़ आएगा, आपने 17 करोड़ यहाँ पे पढ़ा है तो 17 करोड़ वहाँ पे करके आना है, ठीक है। विटामिन ए की कमी यह राति अंधता का कारण बनता है, और ये पेपर में आया है, ठीक है। D+B के पुराने भर्ती में आया था, अभी करंट में तो इसका पेपर होने वाला है D+B का। यह राति अंधता का कारण बनता है, विशेषकर 3 से 5 वर्ष के बच्चों में, ठीक है। विटामिन ए कितने, 3 से 5 वर्ष के बच्चों में। अनीमिया, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं सबसे अधिक प्रभावित होती हैं किससे, अनीमिया से, ठीक है। अब देखिए फ्लोरोसिस, यह रोग फ्लोराइड की अधिकता वाले पेयजल के कारण होता है, जिसमें जिस पानी में भी अधिक मात्रा हो जाता है तो ये रोग हो जाता है, ठीक है। अगर पानी में फ्लोरोसिस की इसकी मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा अधिक है तो ये रोग का शिकार हो जाएगा बंदा, अगर कंटिन्यू लगातार वो पीता रहेगा। तो ये किन किन राज्यों में पाया जाता है भैया, ये वाला पानी तमिलनाडु में ज़्यादा, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा, पंजाब, बिहार, केरल और राजस्थान में ये आम है, ठीक है। अब देखिए अब प्रश्न कर लेते हैं, जो अभी आपने पढ़ा है उसी से संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं, 5 प्रश्न कर लेते हैं। बताइए फाइलेरिया के उपचार के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, अभी आपने पढ़ा था, ठीक है, यही पढ़ा था ना अभी आपने। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, MDA, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेन भी किया गया है, व्याख्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में किस असंक्रामक रोग से सबसे अधिक मृत्यु होती है, बताइए। ऑप्शन दे रखा है क्षय रोग, हृदय रोग, एड्स। यहाँ पे पूछा है क्या प्रश्न, असंक्रामक रोग पूछा है, संक्रामक में मत चले जाइएगा, ठीक है। एड्स क्या है, असंक्रामक है क्या है, बताइए। एड्स क्या है भाई, एड्स क्या है, ये संक्रामक है। ये क्या है, ये भी संक्रामक है। मलेरिया क्या है, ये भी संक्रामक है। तो बचा क्या, हृदय बचा ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय रोग, ठीक है। भारत में हृदय रोग असंक्रामक बीमारियों के कारण सबसे कारणों में से एक है, और इसके कारण होने वाली मृत्यु की दर भी बहुत अधिक है। क्यों भैया हृदय रोग, क्योंकि फैटी चीज़ ज़्यादा खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, दुनिया भर की चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताना है कुपोषण के कारण होने वाले रोगों में कौन सा प्रमुख है, कौन सा प्रमुख है, बताइए। आ गया प्रश्न, कुपोषण के कारण होने वाला कौन सा प्रमुख है। टाइफाइड है क्या, नहीं। मलेरिया है क्या, नहीं। घेंगा है क्या, नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कभी कोई पूछ लेता है प्रोटीन की कमी से भी, तो आपको ध्यान देना है। क्लियर, यहाँ पे थियरी आप पढ़े रहेंगे तो आसानी से बना लेंगे, ठीक है। देखिए एड्स के प्रमुख कारणों में से कौन सा शामिल नहीं है, असुरक्षित यौन संबंध, ये तो है, ठीक है। नहीं है पूछा है, ठीक है, नहीं है। कभी कभी नहीं ना पढ़ के डायरेक्ट है पढ़ लेते हैं, नहीं को भूल जाते हैं, तो वो फिर गलत हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान देना पड़ता है। संक्रमित रक्त संचरण, ये दूषित पानी का सेवन या फिर संक्रमित सुई का, देखिए ये है, ठीक है, और ये भी है, ये भी है। दूषित पानी का सेवन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दिया है व्याख्या, आप देख सकते हैं। दूषित पानी का सेवन, एड्स दूषित पानी से नहीं फैलता है, बल्कि यह असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त और सुई साझा करने के माध्यम से फैलता है। देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट बताना है, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति आयोडीन की कमी से होता है। ये सब पे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है नहीं, पता ही है आपको। देखिए आ गया यहाँ पे पर्यावरण स्वच्छता से संबंधित समस्याएं। अब पर्यावरण स्वच्छता से संबंधित समस्याएं जो होती हैं उसको हम देखने वाले हैं। भारत में पर्यावरणीय स्वच्छता एक बड़ी समस्या है, जो कई कारकों के कारण उत्पन्न होती है। असुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, केवल 52% शहरी, ध्यान देना है, केवल 52% शहरी और 16% ग्रामीण क्षेत्र में ही सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हैं। खुले में मल त्याग की समस्या, लगभग 90%
ग्रामीण लोग अभी भी खेतों और अब तो नहीं करते हैं यार, मोदी जी ने स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चलाया जब से, तब ये चीज़ें नहीं है। लेकिन ये बुक में पुराना डेटा दे रखा है तो वही चीज़ है, पुराना डेटा के आधार पर। लगभग ग्रामीण लोगों में अभी भी खेतों और मैदानों में खुले में शौच करते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है। औद्योगिकीकरण, जो इंडस्ट्री एरिया हो इंडस्ट्री एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको भी चीज़ें देखने को मिलता है। जैसे कभी कभी बाहर कोई गया होता है, ठीक है, गांव में आपने देखा भी होगा, कंपनी में काम, फैक्ट्री में काम करने जाते हैं तो पता चलता है दूसरे दिन तीसरे दिन ही बीमार होकर चले जाते हैं, या फिर 2 महीने के बाद बीमार होकर चले जाते हैं। तो औद्योगिकीकरण और प्लास्टिक का उपयोग भी डिपेंड करता है। औद्योगिकीकरण के विस्तार और प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के कारण जल और भूमि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। शोर प्रदूषण, वाहन, अब देखिए शोर प्रदूषण के कारण भी पर्यावरण से संबंधित है। तो ये पर्यावरण में क्या क्या है आपको ध्यान में देखना है। हेडिंग: असुरक्षित पेयजल हो गया, ठीक है, खुले में मलत्याग की समस्या, औद्योगिकीकरण और प्लास्टिक का उपयोग, शोर प्रदूषण में वाहनों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न शोर की एक महत्वपूर्ण समस्या है। यहाँ पे औद्योगिकी बोला है, मतलब कि फैक्ट्रियों में जो मशीन लगे रहते हैं उनमें भी बहुत अधिक मात्रा में साउंड आता है। ठीक है, वाहन से तो आता ही है। अभी रोड पे निकल जाइए, बाज़ार में इतना हॉर्न, मेरे वीडियो में भी हॉर्न आपको सुनाई देता होगा। वीडियो में भी आप सोचते होंगे कि सर कहाँ रोड पे खड़े होके वीडियो बनाते हैं क्या, तो वीडियो में भी हॉर्न आता ही रहता है गाड़ियों की। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित समस्याएं। अब हम पढ़ेंगे चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित समस्याएं के बारे में। देखिए भारत में चिकित्सा सुविधाओं के वितरण में असमानता, ठीक है, जो भी चिकित्सा सुविधा का वितरण किया जा रहा है इसमें असमानता है। क्या है भैया, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं महंगी और जटिल हैं, पहला हेडिंग में है। आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं महंगी और जटिल हैं। चिकित्सा सेवाएं अधिकतर पश्चिमी पद्धति पर आधारित हैं और अधिक महंगी हैं, जिससे गरीब और ग्रामीण जनता के लिए यह सुविधा सुलभ नहीं है। ठीक है, देखिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुविधाओं का असमान वितरण। 80% चिकित्सा सुविधाएं शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं और रहता भी है। अभी जैसे कि NHM का ही देख लीजिए, NUHM प्रोग्राम बना दिया है, अर्बन नेशनल अर्बन करके, है ना, और आपका RBSK बना दिया है। NUHM में बढ़िया पैसा मिलता है सैलरी, जो फार्मासिस्ट वाले रहते हैं, ठीक है, उनको NUHM प्रोग्राम में बढ़िया पेमेंट देता है, RBSK में कम देता है। तो वही चीज़ है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सीमित हैं। समस्याओं के समाधान के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उपाय आवश्यक हैं। देखिए जनसंख्या में कमी, जनसंख्या की समस्या, ठीक है, जनसंख्या की भी समस्या है, जो बढ़ती जनसंख्या भारत की अब तो नंबर 1 हो गया है जनसंख्या में। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर समस्या है जो अन्य समस्याओं को भी बढ़ा रही है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता और पर्यावरण पर दबाव, प्रेशर पड़ रहा है। जनसंख्या बढ़ेगा भैया तो ये सारी चीज़ें प्रभावित होंगी, शिक्षा भी, उद्योग भी, स्वास्थ्य सेवा भी, स्वच्छता भी और पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या याद करना है, पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जैसे परिवार नियोजन और जनसंख्या जागरूकता अभियानों का संचालन। अभी जो जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ी है कोविड का देन है। कोविड आया, सब लोग घर पे आ गए, खाली टाइम बैठे थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और नीतियों का विकास, स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान और राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए समय समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग के माध्यम से भारत सरकार ने विभिन्न स्वास्थ्य नीतियाँ और कार्यक्रमों को विकसित किया। स्वास्थ्य समितियों की रिपोर्ट और सिफारिशें, इन समितियों की सिफारिशें नीतियों और कार्यक्रमों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सबसे प्रमुख समिति में भोर समिति, यहाँ पे मोर लिखा गया है, भोर रहेगा, ठीक है, भोर समिति शामिल है।
टाइपिंग एरर है। मोर नहीं, भोर समिति शामिल है। प्रमुख समिति पूछा है भैया, ये शामिल है, ठीक है, भोर समिति। आइए भोर समिति के बारे में पढ़ते हैं, पूछ लेता है कभी कभी। बताइए इसका। भोर समिति 1946 में आया था, ठीक है। भारत सरकार ने 1943 में स्वास्थ्य सेवाओं के सर्वेक्षण और विकास के लिए एक समिति गठित की थी, जिसे भोर समिति, यहाँ पे भी मोर लिखा है तो भोर रहेगा, भोर समिति के नाम से जाना जाता है। सर जोसेफ भोर इसके चेयरमैन थे। अगर पूछ लेगा एग्जाम में, बताइए भोर समिति के चेयरमैन कौन थे, तो आपको बताना पड़ेगा सर जोसेफ, ठीक है, सर जोसेफ भोर, इन्हीं के नाम पे भोर समिति रखा गया है। इन्होंने सुझाव दिया, भोर साहबा ने क्या सुझाव दिए, अल्पकालीन कार्यक्रम का, ठीक है, जिसका 40,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना। भोर साहब आए और बोले कि भैया जो 40,000 की जनसंख्या है तो वहाँ पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना किया जाए। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में 6-7 व्यक्तियों की स्वास्थ्य समिति का गठन, ठीक है। देखिए भोर साहब ने क्या सुझाव दिए। पहला तो सुझाव दिए कि अल्पकालीन कार्यक्रम होना चाहिए, ठीक है, अल्पकालीन कार्यक्रम। वहाँ पे इन्होंने बताया, इसमें क्या बताया कि भैया 40,000 जनसंख्या पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में 6-7 व्यक्तियों की स्वास्थ्य समिति का गठन होना चाहिए इसके अंतर्गत, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और सुझाव इन्होंने दिया कि यहाँ पे दीर्घकालीन कार्यक्रम, वो तो अल्पकालीन था, ये दीर्घकाल लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में, इसमें क्या इन्होंने बताया कि 3 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक जिले का गठन, ठीक है, 3 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक जिले का गठन, और यहाँ पे 10,000 से 20,000 की आबादी के लिए 75 बिस्तरों वाला अस्पताल, 75 बेड वाला अस्पताल पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म में इन्होंने सुझाव दिया ये चीज़ें भोर साहब ने, ठीक है। अब देखिए प्रश्न बना लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थियरी आपने कर लिया है। देखिए प्रश्न यहाँ पे देखना है कि भारत में पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारणों में से कौन सा कारण सबसे अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन दे रखा है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारणों में से कौन सा कारण सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर यही तो हो जाएगा ना, बी वाला। व्याख्या भी आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया है व्याख्या, औद्योगिकीकरण और प्लास्टिक उपयोग जलवायु और भूमि प्रदूषण को बढ़ाने वाले प्रमुख कारण हैं, जिससे पर्यावरणीय स्वच्छता पर बुरा असर पड़ता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भोर समिति की रिपोर्ट, देखिए मोर लिखा है भोर, इसको आप पढ़िएगा। भोर समिति की रिपोर्ट के अनुसार अल्पकालीन कार्यक्रम के अंतर्गत क्या सुझाव दिया गया था, बताइए क्या सुझाव दिया गया था। 50,000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य समिति की स्थापना, नहीं। 40,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, जी बिल्कुल, ये इन्होंने सुझाव दिया था। सी वाला नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा, ठीक है, बी वाला करेक्ट है अपना। यहाँ पे देख लीजिए, व्याख्या देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अब ये भोर साहब ने भारत में किस वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, बताइए, तो ये 1946 में। यहाँ पे व्याख्या भी देख सकते हैं, भोर समिति ने 1943 से 1946 के बीच अनुसंधान किया और 1946 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट बताना है क्या भैया, निम्नलिखित में कौन सी समस्या जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। जलवायु परिवर्तन से होती है, या फिर औद्योगिकी विकास से, या फिर शिक्षा का अभाव से, या फिर शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की अधिकता से। ये नहीं होगा, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से भी नहीं होगा, औद्योगिकी विकास से भी नहीं होगा, शिक्षा का अभाव, शिक्षा की कमी है। देखिए यहाँ पे दिया है व्याख्या, पढ़ सकते हैं। ये प्रश्न नंबर नेक्स्ट बताना है, पर्यावरण स्वच्छता की समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय आवश्यक हैं। ऑप्शन दे रखा है, केवल शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति बढ़ाना, या फिर केवल ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण करना,
या फिर समुचित जल और मल निस्तारण की व्यवस्था करना। पर्यावरण से संबंधित है तो भैया केवल तो वैसे ही कट जाता है जो ऑप्शन है, केवल मैं बोला हूँ काट देना, या कोई जनसंख्या वृद्धि को पूरी तरह से अनदेखा करना नहीं यार। ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समुचित मल और निस्तारण की व्यवस्था करना, समुचित जल और मल निस्तारण की उचित व्यवस्था करना। ठीक है, अब देखिए विभिन्न प्रकार के समितियां जो हैं उनके बारे में हम देखेंगे, उनकी क्या सिफारिशें थी और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के किस उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कई समितियों का गठन किया। ठीक है, जिनकी रिपोर्ट और सिफारिशें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों और कार्यक्रमों के विकास में सहायक सिद्ध हुई। समितियों ने इन समितियों में मुदलियार समिति, चड्ढा समिति, मुखर्जी समिति और जंगलवाला समिति प्रमुख है। एक एक के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, पहले मुदलियार साहब जो थे इनके बारे में देख लेते हैं, फिर चड्ढा साहब के बारे में देख लेंगे, फिर मुखर्जी साहब के बारे में देख लेंगे, फिर जंगलवाला के बारे में देखते हैं। तो आइए यहाँ पे आ गए हैं, मुदलियार भाई आ गए हैं। भारत सरकार ने 1959 में स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष श्री मुदलियार थे। समिति का मुख्य उद्देश्य भोर समिति 1946 की अनुशंसा को आगे बढ़ाना। अब ये साहब आए मुदलियार, इन्होंने बोला भोर साहब ने जो चीज़ दिया है हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं में जिससे सुधार करना था। मुदलियार समिति ने 1962 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। पूछ लेता है कब, तो 1962, ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए इनकी क्या महत्वपूर्ण अनुशंसाएं थी जानना है। मुदलियार समिति की क्या अनुशंसाएं थी, तो पहला भैया इन्होंने बोला कि जिला चिकित्सालयों का विकास। ठीक है, विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सुधार, 40,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की सिफारिश। चड्ढा वहाँ पे उन्होंने भोर साहब से बता दिया था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, लेकिन इन्होंने दबाव दिया कि होना नहीं चाहिए, तुरंत स्थापना करिए आप। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता सुधार। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता और सुधार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाओं की क्वालिटी में भी वृद्धि किया जाए, इन्होंने बोला मुदलियार साहब ने। ठीक है, देखिए अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का गठन भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की तर्ज पर। ठीक है, और इन्होंने एक चीज़ और बताया कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना। कुल मिलाकर इन्होंने जो भोर साहब आए थे, ठीक है, उन्होंने जो चीज़ें बताई उसी को इन्होंने आगे लागू करवाया। ठीक है, उसके साथ इन्होंने लागू करवाया। उन्होंने तो बता के चल दिए कि ये चीज़ होना चाहिए, इन्होंने बोला कि नहीं ये लागू होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए कुछ हम इसी के आधार पे MCQ कर लेते हैं। अभी नहीं MCQ नहीं, अभी देख लेते हैं चड्ढा समिति के बारे में। यहाँ पे चड्ढा साहब आ गए। चड्ढा साहब ने क्या बोला, चड्ढा साहब ने बोला है कि 1963 में, देखिए चड्ढा समिति का गठन 1963 में डॉक्टर MS चड्ढा की अध्यक्षता में किया गया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा। पूछ लेता है चड्ढा समिति का उद्देश्य क्या था भैया, तो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा और भविष्य की कार्य नीतियों की योजना बनाना था। अब देखिए चड्ढा समिति का जो चड्ढा साहब आए थे, इनकी क्या अनुशंसाएं थी, इसके बारे में पढ़ना है। इन्होंने बोला कि भैया 10,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति होनी चाहिए। चड्ढा साहब ने बोला कि 10,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति होनी चाहिए और 5,000 की जनसंख्या पर एक अतिरिक्त कार्यकर्ता की नियुक्ति। इन्होंने बोला कि मलेरिया कार्यक्रम के साथ जैविक सांख्यिकी और परिवार नियोजन कार्य भी देखना। उसके साथ साथ इन्होंने बोला कि स्वास्थ्य सहायक को 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्करों के निरीक्षण की जिम्मेदारी। ठीक है, चड्ढा साहब ने। और उसके आगे इन्होंने बोला है क्या चड्ढा साहब ने, एक सेकेंड,
और इसके आगे इन्होंने बोला है इन्होंने बोला है कि प्रत्येक 20,000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य निरीक्षक की नियुक्ति किया जाए। ठीक है, स्वास्थ्य निरीक्षक मतलब हेल्थ इंस्पेक्टर की बात हो रही है। तो हेल्थ इंस्पेक्टर जो होता है ये 20,000 की जनसंख्या पर रहना चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य निरीक्षक। भैया हेल्थ इंस्पेक्टर से चीज़ें बहुत है, हेल्थ इंस्पेक्टर याद आते ही बहुत ही चीज़ें याद आ जाती हैं, फिलहाल वो चीज़ नहीं बता सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मुखर्जी समिति 1965 में। अब देखिए यहाँ पे मुखर्जी समिति 1965 में भारत सरकार ने 1965 में भारत के स्वास्थ्य सचिव श्री मुखर्जी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया। समिति का उद्देश्य क्या था? समिति का उद्देश्य था चड्ढा समिति की सिफारिशों का मूल्यांकन। ठीक है, इनका मूल्यांकन करें जो चड्ढा साहब ने देखे गया है और आवश्यक सुधार प्रस्तावित करना था। समिति ने 1966 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ठीक है, महत्वपूर्ण अनुशंसाएं इनकी क्या थी भैया? बेसिक हेल्थ वर्कर के कार्यों की समीक्षा और पुनः ठीक है व्यवस्था, परिवार नियोजन के लिए अलग स्टाफ की व्यवस्था, परिवार नियोजन कार्यों को परिवार स्वास्थ्य सहायकों को सौंपा गया, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को परिवार नियोजन से अलग रखना, 10,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति और उनके पर्यवेक्षण हेतु पुरुष पर्यवेक्षक होना चाहिए। 4 एएनएम। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि 4 एएनएम के पर्यवेक्षण हेतु एक महिला स्वास्थ्य दर्शिका की नियुक्ति, जिला स्तर पर नर्सिंग सुपरवाइजर की नियुक्ति, स्वास्थ्य सेवाओं को आधारभूत। ये यार वीडियो लंबा होता जा रहा है, इतना कंटिन्यू बोलना, बोल के पढ़ाना, गला बैठने लगता है, फिर आवाज़ सही से नहीं निकल पाती है। देखिए यहाँ पे फिर इन्होंने बोला कि जंगलवाला समिति 1967 में दिया इन्होंने जंगलवाला। ठीक है, जंगलवाला भारत सरकार ने 1964 में डॉक्टर एन जंगलवाला की अध्यक्षता में स्वास्थ्य सेवाओं पर समिति का गठन किया, जो 1967 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी थी। इस समिति का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं का पुनर्गठन और समग्र सुधार था। ठीक है, अब इनकी क्या अनुशंसाएं थी वो देख लेते हैं भैया जंगलवाला की। देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं की कार्मिक और संगठनों का उच्च स्तर से निचले स्तर तक एकीकरण। ठीक है, और स्वास्थ्य कर्मियों की अतिरिक्त योग्यता और विशेष प्रशिक्षण को मान्यता देना। प्रश्न बनाते हैं भैया, प्रश्न बना लेते हैं जो भी है। यहाँ पे देखिए मुदलियात समिति ने किस प्रकार के संस्थानों की स्थापना की? ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं तब बनाए गए हैं, ऐसे नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, मुदलियात समिति ने किस प्रकार के संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो आपको बताना है 1000 बिस्तर वाले ग्रामीण अस्पताल या फिर जिला चिकित्सालय और विशेषज्ञ सेवाएं या फिर केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल। थियरी आपने पढ़ लिया है, आसानी से बना लेंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी हमने बताया था। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या भी दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चड्ढा समिति। ठीक है, चड्ढा समिति द्वारा प्रत्येक कितनी जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य निरीक्षक की नियुक्ति का सुझाव? ये हेल्थ इंस्पेक्टर बार क्यों आ रहा है मेरे आँख के सामने? जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य निरीक्षक की नियुक्ति का सुझाव। ठीक है, 20,000। ठीक है, 20,000 जनसंख्या पे। देखिए नेक्स्ट बताना है, मुखर्जी समिति ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को किससे अलग रखने की सिफारिश की थी? बताइए। ऑप्शन दे रखा है टीकाकरण कार्यक्रम या फिर पोषण कार्यक्रम या फिर परिवार नियोजन या फिर शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवार नियोजन कार्यक्रम। मुखर्जी समिति ठीक है ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के परिवार नियोजन से अलग करने की सिफारिश की ताकि दोनों कार्यक्रमों का स्वतंत्र रूप से प्रबंध हो सके। मुखर्जी साहब ने बोला कि भैया जो मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम है इसको परिवार नियोजन से अलग करें। ठीक है, ताकि दोनों कार्यक्रम स्वतंत्र रूप से प्रबंधन हो सके। ठीक है, अब देखिए जंगलवाला समिति का उद्देश्य क्या था? जंगलवाला समिति जो था इनका उद्देश्य क्या था? नए अस्पतालों की स्थापना थी कि या फिर स्वास्थ्य सेवाओं का पुनर्गठन और एकीकरण था? क्या था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं का पुनर्गठन और एकीकरण। जंगलवाला समिति ने बताया कि भैया स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने और उनके पुनर्गठन पर जोर दिया।
ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी बच्चे हुए हैं, चलिए ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, चड्ढा समिति ने किस अन्य कार्यक्रमों के साथ जैव सांख्यिकी कार्य को जोड़ने की सिफारिश की? इसका करेक्ट आंसर बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया उन्मूलन। ठीक है, चड्ढा समिति ने जैविक यहाँ पे हो गया था ना, स्वास्थ्य सेवाओं की प्रबंध हो सके। इन्होंने बोला है क्या? चड्ढा समिति ने जैव सांख्यिकी कार्य और मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को जोड़ने की सिफारिश की ताकि मलेरिया नियंत्रण के साथ अन्य स्वास्थ्य सेवाएं का भी प्रबंधन हो सके। इन्होंने बोला कि भैया जो आपका ये जैव सांख्यिकी कार्य और मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है, इनको जोड़ दिया जाए। ठीक है, ताकि मलेरिया नियंत्रण के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं का भी प्रबंधन हो सके। अब देखिए करतार सिंह समिति के बारे में देख लेते हैं फटाफट। करतार सिंह समिति भारत सरकार ने 1972 में डॉक्टर करतार सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से संबंधित बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं पर एक समिति का गठन किया। समिति ने 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और निम्नलिखित अनुशंसाएं दी। कौन कौन सी भैया? यहाँ पे देखिए कौन कौन सी अनुशंसाएं दी। बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति, एनम। ठीक है, जहाँ से अभी आप लोग तो इन्हीं का देन है। ठीक है, करतार सिंह की तो आप लोग नौकरी करने जा रही हैं। करतार सिंह ने ही बोला कि बहुउद्देशीय, यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न। बताइए किसकी समिति पे बहुउद्देशीय कार्यकर्ता का संबंधित है, ये पूछ लेगा आपको। बताइए किस समिति से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता संबंधित है? ऑप्शन आ जाएगा भोरे समिति, करतार समिति, चड्ढा समिति, ऐसे करके आ जाएगा। तो आपको करतार समिति याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए करतार साहब ने क्या बोला कि बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होनी चाहिए, एनम। ठीक है, एनम के स्थान पर बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्यकर्ताओं की नियुक्ति होनी चाहिए। पुरुष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अब पुरुष भी आ गए यहाँ पे। बेसिक हेल्थ वर्कर, मलेरिया निगरानी और कार्यकर्ता, टीकाकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य शिक्षा सहायकों और परिवार नियोजन सहायकों के स्थान पर बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति। अच्छा, इन्होंने बहुउद्देशीय कार्यकर्ता मतलब एनम को हटा के इनके स्थान पर ये बहुउद्देशीय लोग आए। ठीक है, अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। इन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दायरा, इन्होंने बोला कि 50,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना इन्होंने बढ़ा दिया। वहाँ पे 40,000 उन्होंने बताया था, इन्होंने बोला नहीं 50,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। भोरे साहब ने जो थे भोर, ठीक है, उन्होंने बोला था 40,000, इन्होंने बोला नहीं 50,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, उपकेंद्रों की स्थापना, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 10 उपकेंद्र। तब इन्होंने बोला कि अब भैया उपकेंद्रों की, सब सेंटर की स्थापना की जाए। विभाजित कर दिया इन्होंने। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 उपकेंद्रों में विभाजित करना, जिनकी जनसंख्या लगभग 3,000 से 5,000 के बीच होता है। प्रश्न बना था शायद NHM 17,000 वाली भर्ती में, ये बना था सब सेंटर की स्थापना कितनी जनसंख्या पे होती है, तो 3,000 से 5,000 के बीच में। कार्यक्रमों की प्राथमिकता मलेरिया नियंत्रण के क्षेत्र में इनके अनुसार। ठीक है, किनके अनुसार? ये जो मैंने बताया 3,000 से 5,000, ये इनके अनुसार है। किनके अनुसार? करतार साहब के अनुसार है। ठीक है, देखिए कार्यक्रमों की प्राथमिकता मलेरिया नियंत्रण के क्षेत्र में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम लागू करना और फिर अन्य क्षेत्रों में विस्तार। प्रत्येक उपकेंद्र पर एक पुरुष और एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति। सुपरवाइजर की नियुक्ति, 3 से 4 पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के ऊपर एक पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक और 4 महिला स्वास्थ्यकर्ताओं के ऊपर एक महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक। ठीक है, जिला देखिए चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी, इन्होंने बोला कि भैया चिकित्सा अधिकारी जो है इनकी ये जिम्मेदारी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा अधिकारियों को उपकेंद्रों निरीक्षण की जिम्मेदारी देना। ठीक है, अब देखिए वही चीज़ है यहाँ पे। अब प्रश्न देखिए श्रीवास्तव भी आए हैं। ठीक है, श्रीवास्तव भी आ गए। अब श्रीवास्तव साहब ने क्या बोला? भारत सरकार ने 1974 में चिकित्सा शिक्षा और मानव संसाधन के विकास के लिए श्रीवास्तव समिति का गठन किया। किसके लिए भी? किसके लिए श्रीवास्तव साहब आए थे? भारत सरकार ने 1974 में चिकित्सा शिक्षा और मानव संसाधन के विकास के लिए
ध्यान देना है। चिकित्सा, शिक्षा और मानव संसाधन के विकास के लिए श्रीवास्तव समिति का गठन किया। श्री श्रीवास्तव के नेतृत्व में इस समिति ने 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो अनुशंसाएं थी इनकी क्या है देखिए। इन्होंने बोला कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समूह बनाना। इन्होंने बोला कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समूह बनाना। इसके अंतर्गत क्या है, शिक्षक, ग्राम सेवक, पोस्ट मास्टर आदि को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में प्रशिक्षित करना ताकि समुदाय में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। श्रीवास्तव साहब ने बोला कि भैया जो ये शिक्षक हैं, ठीक है, और ये ग्राम सेवक हैं और ये पोस्ट मास्टर हैं, जो डाकिया वो किया है, ठीक है, ये इन लोगों को भी ट्रेनिंग दिया जाए ताकि समुदाय में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके अच्छे तरीके से, ठीक है। श्रीवास्तव साहब का काम बढ़िया था भैया, सबको ट्रेनिंग देके सबको स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने लगे थे। अब देखिए, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सहायक, सामुदायिक स्तर के कार्यकर्ताओं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के बीच बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य सहायक के संवर्ग स्थापित करना। और फिर इन्होंने बोला कि बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सहायक, और इसके अंतर्गत क्या होगा, जो सामुदायिक स्तर के कार्यकर्ता और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के बीच बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य सहायक के संवर्ग स्थापित करना, ठीक है। अब इन्होंने बोला, श्रीवास्तव साहब ने बोला कि रेफरल सेवाओं का भी विकास, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, क्षेत्रीय जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बीच रेफरल सेवाओं का भी विकास करना। अब श्रीवास्तव साहब गए, अब इनका हो गया, ठीक है। अब देखिए, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। देखिए, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना 1977 में आया, ठीक है, श्रीवास्तव समिति की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए। अब ये जो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना गया, ये किसको ध्यान में रखते हुए, श्रीवास्तव समिति की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए 1977 में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करना था। अच्छा, इनकी अनुशंसाएं देख लेते हैं भैया, क्या था ग्रामीण स्वास्थ्य का। अनुशंसाएं यहाँ पे देखिए, पहले पॉइंट में इन्होंने बताया कि ग्रामीण समुदाय को विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराना, ठीक है, चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मेडिकल कॉलेज की विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना। सेकंड पॉइंट में क्या है, संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को समायोजन, ठीक है, विभिन्न संक्रामक रोग कार्यक्रमों में लगे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में समायोजित कर देना, ठीक है। मतलब सब एक एक काम पकड़े हुए थे, बोले कि नहीं भैया इसके साथ आप लोग ये भी काम करो, समायोजित कर दिए थे इन्होंने नहीं, इसके द्वारा, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के द्वारा। अब देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू की। इसका लक्ष्य 2000 तक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करना, ठीक है। अब इनकी भी अब इस अनुशंसाएं क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की अनुशंसाएं देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना है, लक्ष्य का निर्धारण 1985 से 90, 1985, 90, 95 और 2000 तक प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। उसके बाद इन्होंने बोला कि संशोधन और नई नीतियाँ, ठीक है। इन्होंने बोला कि इसके अंतर्गत जो संशोधन और नीतियाँ हैं, समय सीमा के समीक्षा के बाद 2010 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियाँ 2002 को लागू किया, ठीक है। संशोधन और नीतियाँ, आपको मेन हेडिंग याद करना है, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत क्या क्या अनुशंसाएं थी, पहला लक्ष्यों का निर्धारण, दूसरा संशोधन और नीतियाँ, ठीक है, ये दोनों अनुशंसाएं थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आ गया है, करतार सिंह समिति द्वारा किस कार्यक्रमों को, ठीक है, करतार सिंह समिति द्वारा किस कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई थी, बताना है। ऑप्शन ए मलेरिया अनुरक्षण, या फिर बी चेचक उन्मूलन, या फिर सी टीकाकरण कार्यक्रम, या फिर डी परिवार नियोजन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये मलेरिया अनुरक्षण, ठीक है। करतार सिंह समिति ने पहले मलेरिया अनुरक्षण क्षेत्रों में
बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम लागू करने की सिफारिश की थी और उसके बाद अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार करने की योजना बनाई थी। प्रश्न बताना क्या है भैया, श्रीवास्तव समिति ने किस प्रकार के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को समुदाय में शामिल करने का सुझाव दिया। ये बोले कि भैया श्रीवास्तव साहब बोले कि जो शिक्षक हैं, जो ग्राम सेवक हैं, जो पोस्ट मास्टर हैं, इनको भी ट्रेनिंग दीजिए, ठीक है, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सभी तक पहुंच पाएँ आसानी से। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शिक्षक, ग्राम सेवक, पोस्ट मास्टर आदि। व्याख्या में देखना है, श्रीवास्तव समिति ने समुदाय के विभिन्न सदस्यों जैसे शिक्षक, ग्राम सेवक, पोस्ट मास्टर आदि को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया ताकि स्वास्थ्य सेवाएं समुदाय स्तर पर उपलब्ध हो सकें। नेक्स्ट प्रश्न बताना है क्या, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना 1977 के अंतर्गत किन सेवाओं को प्राथमिकता दी गई थी, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मेडिकल कॉलेजों की विशेषज्ञ सेवाएं। ठीक है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की विशेषज्ञ सेवाएं ग्रामीण समुदाय को उपलब्ध कराना। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 का मुख्य लक्ष्य क्या था, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार या फिर स्वास्थ्य का निजीकरण या फिर 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 का मुख्य उद्देश्य सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करना था, जिसमें 2000 तक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल था। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट और ये लास्ट है। ठीक है, वीडियो का, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, लास्ट टॉपिक ही है। श्रीवास्तव समिति द्वारा किसका सुझाव दिया गया था ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर संपर्क हो सके। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 संवर्गों बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य सहायक का गठन। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, श्रीवास्तव समिति ने सामुदायिक स्तर के कार्यकर्ताओं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के बीच संपर्क के लिए बहुउद्देशीय, ठीक है, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य सहायक के 2 संवर्ग स्थापित करने का सुझाव दिया था। तो गाइज अब देखिए, इस अभी एक और इसका पार्ट आएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा इसमें बताने को है। वो पार्ट नंबर 3 आएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 आएगा, उसके बाद पार्ट नंबर 3 में ही हम आपको बता देंगे कि कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बने हुए थे और आसानी से आप बनाएंगे। ठीक है, ये थियरी आपने पढ़ लिया है, अब हम प्रीवियस ईयर जो आपके एनएम में पूछा गया है यूपी SSC, उसको प्रश्न को सिलेक्ट करके आपके सामने लाएंगे, आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, आपने थियरी को कर लिया है, एनएम की भर्ती जो आई थी 92-12 पदों पे, उसको दिखाएंगे, उसमें जो प्रश्न पूछा गया है इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न आए हैं उसको दिखाएंगे, तो आप देखिए बड़े आसानी से बना लेंगे। ठीक है, BTSC एनएम में इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न आए होंगे पार्ट नंबर 3 में दिखाएंगे, बड़े आसानी से आप बना लेंगे। जो आपने पढ़ा है बहुत आसानी से इसी थियरी में से ही बना है। ठीक है, फिर ये आपका UPNHM 17,000 में जो इस टॉपिक से प्रश्न आए होंगे, ठीक है, वो हम आपको दिखाएंगे। आप इस थियरी को अच्छे से पढ़ा होगा तो बड़ी आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक बार आप बता दिया करें, वीडियो को देखते हैं तो बता दिया करें कंटेंट सही है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ को बता दिया करें, क्लास सही लग रही है कि नहीं, ताकि हम कंटिन्यू कर पाएँ। अदरवाइज़ हम बंद ही कर दें, हमें वैसे ही व्यस्त रहते हैं, चीज़ें नहीं कर पाते हैं, टाइम निकालते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है आप लोगों को क्लास देने के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।